क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण। हमने फेज़ इक्विलिब्रियम कर्व के बारे में पढ़ा है। यदि टेम्परेचर T और प्रेशर P के मध्य एक आलेख खींचा जाए और इस आलेख के अंतर्गत इस कंडीशन का ध्यान रखा जाए कि G1 = G2 है, अर्थात इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो हमें जो कर्व प्राप्त होता है उसे हम प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं, अर्थात फेज़ इक्विलिब्रियम कर्व कहलाता है। इस कर्व पर हमने 2 पॉइंट्स B और C लिए थे, जो चित्र आपको बताया गया था। X अक्ष पर हमने टेम्परेचर लिया था, Y अक्ष पर प्रेशर लिया था और G1 = G2 पर हमें ये कर्व प्राप्त हुआ था, जिस पर हमने 4 बिंदुओं की कल्पना की थी, A, B, C और D। हम ये मान लेते हैं कि प्रावस्था संतुलन वक्र पर अल्पांश दूरी पर बिंदु B और C स्थित हैं। संतुलन अवस्था में बिंदु B पर ताप T और प्रेशर P है, तो इस कंडीशन में स्पष्ट है कि G1 फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर will be equal to G2, again temperature and pressure। तो ये बिंदु B के लिए हमारे पास एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अब हम बिंदु C पर अगर मान लें कि जो टेम्परेचर है उसमें अल्पांश चेंज हुआ है, टेम्परेचर T + dt हो गया है। इसी प्रकार से प्रेशर में भी बहुत अल्पांश चेंज हुआ है और प्रेशर P + dP हो गया है। तो इस अवस्था में बिंदु C के लिए यही जो समीकरण होगा वो होगा G1 अगेन फंक्शन ऑफ T + dt एंड देन P + dP equals to G2 अगेन T + dt कॉमा P + dP। तो इस प्रकार से हमें बिंदु B व C पर ये 2 समीकरणें प्राप्त हो जाती हैं। अब यदि ताप एवं दाब परिवर्तन के कारण उनके गिब्स फलनों में परिवर्तन क्रमशः dG1 और dG2 हो रहा है, अगर हम मान लें कि ताप और दाब में जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से जो गिब्स ऊर्जा फलन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो dG1 और dG2 आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो समीकरण होगा वो होगा G1 TP प्लस dG1, जो कि चेंज को दिखा रहा है, = G2 अगेन TP प्लस dG2। तो अगर हम ये मान लें कि dG1 और dG2 चेंजेस आए हैं गिब्स फलनों में, तो इस कंडीशन में हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। हमने पहले ही ये सिद्ध कर दिया है कि जो G1 TP है वो G2 TP के बराबर है। इस वजह से ये समीकरण अब ये रूप धारण कर लेगा, dG1 = dG2। ये इक्वेशन हमको मिल जाती है। प्रत्येक अवस्था के लिए परिवर्तन dG का मान गिब्स फलन कैपिटल G की परिभाषा से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि G = E - TS एंड प्लस PV होता है। जो गिब्स ऊर्जा फलन है उसका ये सूत्र हम जानते हैं। अगर इसकी जनरल हम फार्मूला लिखें तो हम लिखेंगे GI = EI then -TSI एंड देन प्लस PVI। यहाँ पर I = 1 भी हो सकता है, जो पहली प्रावस्था को शो करेगा, और I = 2 भी हो सकता है,
जो कि दूसरी प्रावस्था को शो करेगा। इस प्रकार से अगर हम स्मॉल जी आई की वैल्यू लिखें तो हम जानते हैं कि स्मॉल जी जो होगा वो कैपिटल जी से इस प्रकार संबंधित है, कैपिटल जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आई को हमने बाहर रखा। नाउ इन प्लेस ऑफ कैपिटल जी आई वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी आई, दैट इज ई आई माइनस टी एस आई प्लस पी वी आई, अर्थात जी आई इज इक्वल टू, अब ये जो ई आई अपॉन एन आई दिखाई दे रहा है इसको हम एप्सिलॉन आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस टी एस आई एज इट इज एंड प्लस पी वी आई। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन आई है, एप्सिलॉन आई इज एक्चुअली ई आई अपॉन एन आई। इसी प्रकार से जो स्मॉल एस आई दिखाई दे रहा है आपको, इट इज़ स्मॉल एस आई एंड इट इज़ स्मॉल वी आई। तो जो स्मॉल एस आई है दिस इज इक्वल टू कैपिटल एस आई अपॉन एन आई, और इसी प्रकार से जो स्मॉल वी आई है दिस इज इक्वल टू कैपिटल वी आई अपॉन एन। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये जो एप्सिलॉन आई एंड देन स्मॉल एस आई और जो स्मॉल वी आई आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रति अणु माध्य आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी तथा आयतन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है ये प्रति अणु माध्य आंतरिक ऊर्जा है, ये प्रति अणु माध्य एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये प्रति अणु माध्य वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि अगर हम इसका अवकलन कर दें तो हमें प्राप्त होगा डी जी आई इज इक्वल टू डी एप्सिलॉन आई माइनस टी डी एस आई माइनस एस आई डी टी and then plus P dVi and plus Vi dP। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फार्मूला हमने लगाया है। अब इस समीकरण में हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रतिस्थापित करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि टी डी एस आई इज इक्वल टू डी एप्सिलॉन आई प्लस पी डी वी आई होता है। जब इसका यूज़ हम ऊपर की समीकरण में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डी जी आई इज इक्वल टू माइनस एस आई डी टी प्लस वी आई डी पी। अब इस समीकरण का प्रयोग हम ऊपर के समीकरण में करते हैं, डी जी वन इज इक्वल टू डी जी टू। इस समीकरण में हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस एस आई डी टी प्लस वी आई डी पी इज इक्वल टू माइनस एस टू डी टी एंड प्लस वी टू डी पी। तो इस प्रकार से DG1 और DG2 अगर हम सब स्क्रिप्ट यूज़ करें तो हमें ये रिलेशन प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो V2 माइनस V1 एंड देन DP इज इक्वल टू S2 माइनस S1 एंड देन DT, और लास्ट में हमको मिलता है dP अपॉन dt इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन V1 माइनस V2। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये क्लासियस कैल्पेरॉन समीकरण कहलाता है।
और इसका हम दूसरा रूप भी अब स्टडी कर सकते हैं, और दूसरे रूपों में हम इसको गुप्त ऊष्मा के रूप में डिफाइन करेंगे। तो ये पहला सूत्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो सेकंड फॉर्म होगी इसकी, वो लेटेंट हीट के रूप में इसको हम परिभाषित करेंगे, यानी गुप्त ऊष्मा के रूप में हम इसका उच्चारण करेंगे।